नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे सामान्य अध्ययन की क्लास में। सामान्य अध्ययन में पिछली 2 क्लासें हमने इंडियन ज्योग्राफी की देखी थी, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। आज उससे पहले जो था हम इतिहास को देख रहे थे। इतिहास में हमने भारतीय इतिहास का वर्गीकरण और उसके प्राचीन इतिहास के स्रोत देखे थे। तो एक बार फिर से हम इतिहास में ही आते हैं, क्योंकि मैंने कहा था हम इतिहास को क्रमबद्ध लेकर चलते रहेंगे और बीच बीच में अन्य सब्जेक्ट के टॉपिक भी आपको महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो देते रहेंगे। तो एक बार फिर से इतिहास में आए हैं और इतिहास को आज हम प्रारंभ करते हैं। भारतीय इतिहास प्रारंभ करते हैं से मतलब है कि पहली क्लास जो थी उसमें मैंने बताया था कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल से उसको विभाजित किया गया है। तो आज हम उसका पहला जो काल है प्राग ऐतिहासिक, उसकी शुरुआत करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक किसे कहते हैं यह भी बताया गया था कि इतिहास से जो पूर्व का काल है उसे प्राग ऐतिहासिक कहते हैं, प्री हिस्टोरिकल। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, यह उसकी प्रमुख विशेषता है और इसको प्रस्तर युग भी कहा जाता है, क्योंकि तब मानव अपने ज्यादातर कार्य जो थे वह पत्थर के प्रयोग से ही करता था। प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में हमने कहा था कि अज्ञात काल से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वह सबसे बड़ा समय पुरापाषाण काल में रखा गया है। उसके बाद मध्यपाषाण काल, जिसमें 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक का समय है, और उसके बाद नवपाषाण काल, जिसमें कि 4,000 ईस्वी पूर्व से 2,500 ईस्वी पूर्व तक का समय रखा गया है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है, पैलियोलिथिक एज भी पुरापाषाण काल को कहा जाता है। और दूसरा, इसे आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल, तात्पर्य यह है कि उस समय मनुष्य आखेट करता था, शिकार करता था और उसी खाद्य को वह संग्रह भी करता था। बस यही कार्य उस समय मानव का था, इसलिए उसे आखेटक और खाद्य संग्राहक काल में रखा गया। कहा जाता है कि जो पुरापाषाण काल सभ्यता है उसका विकास प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, यानी कि हिम युग में हुआ था। हिम युग से तात्पर्य है कि उस समय पृथ्वी जो है वह बर्फ से ही ढकी हुई थी जब पुरापाषाण काल की सभ्यता प्रारंभ हुई। अब इतिहासकारों ने पुरापाषाण काल में भी थोड़ा थोड़ा भिन्नता देखी, मानव के रहन सहन खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन देखा। इस कारण पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें पहला है निम्न पुरापाषाण काल, जिसका समय अज्ञात काल से 50,000 ईस्वी पूर्व तक है। 50,000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वह निम्न पुरापाषाण काल में रखा गया। अब इसमें अज्ञात काल को इतिहासकारों ने अज्ञात न करके उसको लगभग 5 लाख ईस्वी पूर्व से मान लिया कि 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है उसको निम्न पुरापाषाण काल में रख लिया गया। उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल, जिसका समय 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, और उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल, जिसका समय 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं निम्न पुरापाषाण काल की। निम्न पुरापाषाण काल की क्या विशेषता थी, उसमें मानव किस प्रकार से रहता था। तो निम्न पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी जो विशेषता है वह है इस काल में मानव मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करता था। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि निम्न पुरापाषाण काल में मानव क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करता था। इसके अतिरिक्त निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण 2 भागों में विभक्त किए गए हैं। वह 2 भाग क्या क्या हैं? चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और दूसरा हैंड एक्स संस्कृति।
चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। जो सोहन नदी है वह सिंधु नदी की ही सहायक नदी है, तो इसके सर्वप्रथम उपकरण जो है हमें पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण चापर चापिंग पेबुल संस्कृति को सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। सोहन संस्कृति के नाम से किस संस्कृति को जाना जाता है? चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। या फिर प्रश्न आ सकता है कि सोहन संस्कृति का काल कौन सा है? तो सोहन संस्कृति का काल है निम्नपुरा पाषाण काल। अब इसे चापर चापिंग पेबुल संस्कृति क्यों कहा गया? पेबुल से तात्पर्य है जब नदी में पत्थर बहकर आता है तो रगड़ खा के वो गोल और चपटा हो जाता है, तो वह गोल और चपटा जो पत्थर था उसे पेबुल कहा जाता था। नदी में रगड़ के कारण गोल और चपटा हो जाता था तो उसे पेबुल कहा जाता था। और उस पेबुल में यदि फलक निकाल करके एक धार लगा दी जाए तो उस एक धारी पत्थर को चापर कहा गया। पेबुल में ही एक धार लगा करके उसे चापर कहा गया, और उसी पेबुल में यदि दो धार बना दिया जाए, द्विधारी पत्थर बना दिया जाए तो उसे चापिंग कहा गया। तो इसीलिए वह जो समय था उस समय के उपकरण इस प्रकार के पाए गए, वह पेबुल और चापर और चापिंग प्रकार के उस समय के उपकरण पाए गए, इसीलिए इसे चापर चापिंग पेबुल संस्कृति नाम दिया गया। दूसरी संस्कृति जो है हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स से मतलब है हाथ की कुल्हाड़ी। हाथ की कुल्हाड़ी कहने का तात्पर्य है कि जो उस समय के औजार हमें जो दूसरे प्रकार के औजार मिले वह कुल्हाड़ी नुमा, पत्थर की कुल्हाड़ी नुमा औजार थे। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास वर्तमान चेन्नई में, उसके पास बदमदुरै तथा अंतिरपक्कम में पाए गए। मद्रास के बदमदुरै और अंतिरपक्कम में सबसे पहले हैंड एक्स औजार पाए गए, इसीलिए इसे मद्रासीय संस्कृति भी कहा जाता है। हैंड एक्स जो संस्कृति है उसका दूसरा नाम है मद्रासीय संस्कृति। क्यों? क्योंकि इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास में ही पाए गए। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफूट ने मद्रास के पास पलोंग नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। पहला हैंड एक्स कब प्राप्त हुआ या किसने प्राप्त हुआ यह पूछा जाए तो पहला हैंड एक्स 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफूट ने मद्रास के पलोंग नामक स्थान से प्राप्त किया था। आरंभिक स्थल यदि हम कहें, पुरापाषाण काल के जो आरंभिक स्थल थे वह पाकिस्तान में स्थित जो पंजाब है, पंजाब भारत और पाकिस्तान दोनों में है, तो पाकिस्तान स्थित पंजाब में सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम या फिर आरंभिक पुरापाषाण काल के स्थल पाए गए। और पुरापाषाण काल के आरंभिक औजार की यदि बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बेलन नदी घाटी है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बेलन नदी घाटी है, वहां से आरंभिक औजार पाए गए। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात और है भीमबेटका की गुफाएं। यह प्रश्न भी आता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में हैं वहां लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व भी कुछ औजार प्राप्त हुए हैं, जिन औजारों को यह माना जाता है कि वह निम्न पुरापाषाण काल के ही औजार हैं। तो इस प्रकार हमने निम्न पुरापाषाण काल की कुछ विशेषता देखी। इसमें जो मुख्य बात है ध्यान रखने योग्य वह यह है कि निम्न पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग मानव करता था। और दूसरी मुख्य बात यह है कि उसमें 2 प्रकार की संस्कृतियां चलती थी, 2 प्रकार के उपकरण चलते थे। पहला चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और दूसरा हैंड एक्स संस्कृति। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है और हैंड एक्स संस्कृति को मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। तो यह निम्न पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं हैं।
अब हम देखते हैं मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल की जो प्रमुख विशेषता है वह है कि मनुष्य क्वार्टजाइट पत्थर, हमने देखा पूर्व पाषाण काल, निम्न पूर्व पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग कर रहा था, तो अब क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चार्ट और फ्लिंट आदि पत्थरों का वह प्रयोग करने लगा। मध्यपुरा पाषाण काल में मनुष्य क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चार्ट और फ्लिंट आदि पत्थरों का प्रयोग करने लगा। दूसरी जो विशेषता है इस काल की वह यह है कि फलक उपकरणों की अधिकता के कारण, यह जो काल था इसमें फलक उपकरण जो कि पत्थर से बने होते हैं, उन फलक उपकरणों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति भी कहा गया। इसे कौन सी संस्कृति कहा गया? फलक संस्कृति, क्योंकि फलक उपकरणों की यहां अधिकता थी। यह भी प्रश्न आ सकता है कि फलक संस्कृति के नाम से कौन से काल को जाना जाता है? तो फलक संस्कृति के नाम से मध्यपुरा पाषाण काल को जाना जाता है। इस युग में मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बने विभिन्न प्रकार के औजार, जिनका नाम है फलक, बेधनी, छेदनी, खुरदनी आदि प्रयोग में लाए जाते थे। पत्थर की पपड़ी निकाली जाती थी और उससे औजार बनाए जाते थे, जिनके नाम थे फलक, बेधनी, छेदनी, खुरदनी। इस प्रकार के औजार इस समय बनाए जाते थे। तो मध्यपुरा पाषाण काल की जो प्रमुख विशेषता ध्यान में रखनी है वह है कि मनुष्य क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जैस्पर, चट और फ्लिंट आदि प्रकार के पत्थरों का प्रयोग करने लगा, और दूसरा इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। अगली जो संस्कृति है, अगला जो काल है वह है उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल इस युग का प्रधान उपकरण ब्लेड है। यह इसकी प्रमुख विशेषता है कि इस युग का जो प्रधान उपकरण था, जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया गया और नया उपकरण था, वह है ब्लेड। तो यह अंतर है कि यहाँ बेधनी, छेदनी, खुरदनी का प्रयोग हो रहा था मध्यपुरा पाषाण काल में, लेकिन उच्चपुरा पाषाण काल में मनुष्य ब्लेड का प्रयोग करने लगा। ब्लेड जैसा कि आप आजकल भी देखते हैं, जो ब्लेड होती है उसी प्रकार की तब पत्थर से बनी ब्लेड होती थी, पतली और संकरी होती थी, और जिसकी चौड़ाई की दुगनी लंबाई होती थी। जितनी चौड़ाई है उससे दुगनी लंबाई होती थी और उसमें धार बनी होती थी। वह ब्लेड इस समय सबसे ज्यादा प्रयोग में देखने को मिला उच्चपुरा पाषाण काल में। इस काल में हड्डियों के बने कुछ उपकरण भी मिले हैं। इस काल में यह भी अनुमान लगाया जाता है कि मनुष्य हड्डियों से भी कुछ उपकरण बनाना प्रारंभ कर चुका था। शिकार करता था और उस शिकार वाले जानवर को खाने के बाद उसकी जो हड्डियां होती थी उसे संभवतः पत्थर वगैरह में घिस कर वह कोई उपकरण तैयार करता होगा, क्योंकि कुछ हड्डियों से बने उपकरण भी उच्चपुरा पाषाण काल में प्राप्त हुए। एक अन्य बात जो है कि भीमबेटका, जो हमने अभी पहले भी बताया, भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाएं हैं भीमबेटका। वहां से नीले रंग के कुछ पाषाण खंड मिले हैं। पाषाण खंड मतलब पत्थर के टुकड़े, नीले रंग के पत्थर के टुकड़े मिले हैं। तो इससे यह भी अनुमान लगाया जाता है कि मानव संभवतः उच्च पाषाण काल में रंगों का प्रयोग करने लगा हो या फिर रंगों का उसे ज्ञान हो, यह अनुमान लगाया जाता है। इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन कुछ जो पत्थर हैं, कुछ पत्थर के टुकड़े भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं, तो यह अनुमान लगाया जाता है। उच्चपुरा पाषाण काल इस अवस्था में कहा जाता है कि यह विश्वव्यापी संदर्भ में आधुनिक मानव होमो सैपियंस का इसमें उदय हुआ था। यह माना जाता है कि जो काल उच्चपुरा पाषाण काल का था, उस ही समय जो आधुनिक मानव है, अभी का मानव होमो सैपियंस, उसका भी उदय उच्चपुरा पाषाण काल में ही हुआ। तो इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि उच्चपुरा पाषाण काल में मनुष्य ब्लेड का प्रयोग करने लगा था। उसका जो प्रमुख औजार था वह ब्लेड था। तो इस प्रकार कुछ कुछ अंतर हमने तीनों कालों में देखे, जो पुरा पाषाण काल के 3 भाग हैं। थोड़े थोड़े अंतर के साथ इनको अलग अलग कालखंडों में विभक्त किया गया।
अब पूरा यदि पूर्ण रूप से हम देखें कि पुरापाषाण काल की क्या विशेषता थी, मानव उस समय किस प्रकार रहता था, तो पुरापाषाण काल की संपूर्ण बात में हम यह कह सकते हैं कि पुरापाषाण कालीन मनुष्य का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। पुरापाषाण काल का जो मनुष्य था उसका जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था, वह प्रकृति पर ही निर्भर था, स्वयं कार्य ज्यादा नहीं करता था। वह प्रधानतः आखेट पर निर्भर था, आखेट यानी कि शिकार करने पर ही निर्भर था, जानवरों का शिकार करता था, उसी को खाता था, यही उसका प्रमुख कार्य था। उसका भोजन मांस था और कंदमूल थे, कंदमूल फल वन के जो फल हैं वह खाता था और मांस खाता था, मांस भी कच्चा मांस ही वह खाया करता था। कोई निश्चित निवास स्थान उस समय मानव का नहीं था। पुरापाषाण काल के जो तीनों कालखंड हमने पढ़े उनमें कहीं भी मानव के कोई निश्चित निवास स्थान की बात नहीं है। इससे यह तात्पर्य है कि मनुष्य जानवरों की भांति गुफाओं में, कंदराओं में या फिर वृक्षों में रहा करता होगा। मनुष्य एवं जंगली जीवों के रहन सहन में कोई अंतर नहीं था। उस समय का पुरापाषाण काल का जो मनुष्य था उसमें और जंगली जीवों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। उस समय का जो मानव था वह भी जंगली जीवों की भांति ही रहा करता था। तो इस प्रकार आज हमने प्राग ऐतिहासिक काल के पहले कालखंड पुरापाषाण काल का अध्ययन किया। उसमें जो 3 भागों में वह विभाजित था, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, उसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं यह आज हमने देखी। अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की कुछ प्रमुख जानकारियां लेंगे। धन्यवाद।